रमेश बिधूड़ी का जिक्र कीजिए, जिन्होंने संसद में जो है खुलेआम अपशब्द कहे थे। तो ये जो चीजें हैं ये पूरे देश के सामने आया था और निश्चित रूप से बीजेपी इस बार सतर्क नजर आ रहा है। जिस तरह से अब टिकट काटे जा रहे हैं कई नेताओं के, तो उस हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कटना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ लोग उतरते हुए नजर आए। जिस तरह से उन पर आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का, उस नाते बीजेपी को उनका टिकट तो वरुण गांधी क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, कांग्रेस की काट के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर शायद उन्हें भी किसी दूसरी सीट से चुनावी मैदान में कुल मिलाकर के मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, इसके अलावा बिजनौर, साथ ही साथ कैराना, यहाँ पर बीजेपी को इस स्तर तक की टक्कर दे रहे थे कि बीजेपी की वाकई में नींदें इन सीटों। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 400 पार बारंबार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार 195 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी? जो नारा लगाया जाता है कि हर बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीतेगी बल्कि लोकसभा चुनाव में भी करिश्मा कर दिखाएगी, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा सीटों को लेकर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या पहली ही सूची में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसदों के टिकट काटे हैं और जिन नए चेहरों को मैदान में उतारा है और कुछ चेहरों को पहली लिस्ट में शामिल भी नहीं किया गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों के मुकाबले क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है? आपको बता दें कि जो 195 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, उसमें सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसमें से लगभग 18 सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विवादित बयान देने वाले सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं। तो क्या विवादित बयान देनों में सिर्फ प्रवेश वर्मा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और क्या रमेश बिधूड़ी ही शामिल हैं? यहाँ पर कोई और सांसद जिनको टिकट दिया गया है, क्या वो बागी होते हुए कभी नजर नहीं आए? क्या उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया? नामों का जिक्र करें तो स्मृति ईरानी, जिन्हें अमेठी से चुनावी मैदान में इस बार भी उतारा गया है, क्या स्मृति ईरानी महिलाओं के हक में काम करती हैं? स्मृति ईरानी ही नहीं, यहाँ पर कई और चेहरों की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, क्या उन्होंने राजनीति में कोई काम किया है? तो सवाल फिर से उठ रहे हैं कि लिस्ट अभी पहली जारी की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट जारी करने पर क्या सोच विचार करती हुई नजर आएगी? क्या लिस्ट जो दूसरी जारी की जाएगी, क्या उसमें फैसला लिया जाएगा कि इस बार पहली लिस्ट की तरह गड़बड़ी ना की जाए? यहाँ पर कई सवाल बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है सिराज, मेरे साथ मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी क्या बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जैसे कि बात करें कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सांसदों के टिकट काटे हैं जो विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। इसमें रमेश बिधूड़ी का जिक्र करें, उन्होंने अपना बयान यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर टिकट नहीं दिया है वो उनकी रणनीति होगी, लेकिन वो एक बड़ा बयान भी देते हुए नजर आए हैं कि हमने तो साफ सुथरी चादर बिछा दी है मेहमानों के लिए। तंज रामवीर सिंह बिधूड़ी पर कसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें यहाँ पर उनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि टिकट उन्हें नहीं दिया गया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराज़गी नहीं कही जा सकती, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक दुख ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रभाव है अभी दक्षिणी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उनको टिकट ना देना ये एक बड़ा झटका हो सकता है। ख़ासतौर पर जब 2023 में राजस्थान में जब उन्होंने चुनाव था, वहाँ पे उन्हें प्रभारी बनाया गया टोंक का, और उन्होंने दानिश अली को खुलेआम अपशब्द भी कहे थे, तो इसके बाद ही उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ था। लेकिन एकदम से बीजेपी ने उनको पहली लिस्ट से कहीं ना कहीं झटका दे दिया है। और सिर्फ रमेश बिधूड़ी का ना जिक्र करते हुए हम जयंत सिन्हा का जिक्र करें, साध्वी प्रज्ञा का जिक्र करें, तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं, मीनाक्षी लेखी का जिक्र करें, तो ये जो बड़े चेहरे हैं इनको बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो है 28% महिलाओं को जो है जगह मिला है 195 में, और 14% जो महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस बार महिलाओं पे ज़्यादा फोकस कर रही है और उन चेहरों को कह सकते हैं अपनी लिस्ट से बाहर रख रही है जो कह सकते हैं विवादों में किसी तरीके से
से घिरे थे या जिन्होंने अपने सांसदी के दौरान कोई कार्य नहीं किए थे। क्या विवादों में कभी स्मृति ईरानी नहीं घिरी है? हाल ही में देखा जाए तो राहुल गांधी पर कितने बड़े आरोप लगाती हुई सदन के अंदर नजर आई हैं। जी देखिए, ये जब अगर आप सत्ता में होते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष पे जो है हमला बोलते हैं और निश्चित रूप से विपक्ष का भी यही काम है कि जो सत्ता में है उस पर हमला बोलते हैं। तो मुझे लगता है विवादों से मतलब है कि जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा जो है लगातार एक खास समुदाय के खिलाफ जो है अपशब्दों का प्रयोग करती हैं या तमाम तरह की बातें जो है सामने आती है। रमेश बिधूड़ी का जिक्र कीजिए जिन्होंने संसद में जो है खुलेआम अपशब्द कहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरे देश के सामने आया था और निश्चित रूप से बीजेपी इस बार सतर्क नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सतर्कता की बात तो की जाती है, लेकिन केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बात करें जिन्हें पहली लिस्ट में शामिल तो नहीं किया गया है, लेकिन क्या उनका नाम कटने वाला है? क्योंकि विवादित बयानों के आधार पर सांसदों के नाम काटे जा रहे हैं। तो विवादित बयान के आधार पर तो बृजभूषण को आप देख ही सकते हैं यौन शोषण में किस तरीके से लिप्त पाए गए थे, घिरते हुए नजर आए थे, कई आरोप उन पर लगे थे और महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर कैसे धरना प्रदर्शन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किया था। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाएगा या नहीं। प्रांशी, जैसे कि विवादित बयान वाले सांसदों के नाम काटे जा रहे हैं, इसमें नाम जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन अगर हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो वो तो कई वो विवादित बयान पहले ही दे चुके हैं। वो तो ये भी कहते हुए नजर आए थे मीडिया के सामने कि कौन मेरा टिकट काट सकता है। तो क्या लगता है कि दूसरी सूची में उनका नाम शामिल होता हुआ नजर आएगा या नाम काट ही दिया जाएगा? देखिए, अभी इस पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता है नाज़मीन, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बर्ताव करते हुए नजर आते हैं, जो मीडिया के सामने जो उनका व्यवहार देखा गया है उस हिसाब से देखा जाए यौन उत्पीड़न के मामले में वह फंसते हुए नजर आए, विवादित बयानों को लेकर भी वह घिरते हुए देखे जाते हैं और डंके की चोट पर ये बात भी कहते हैं कि अगर कैसरगंज से किसी को चुनाव लड़ना है, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इतना ही बोल रही हैं तो मेरे खिलाफ वह चुनाव लड़कर दिखाएं। वो इस तरीके की चुनौती देते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से अब टिकट काटे जा रहे हैं कई नेताओं के, तो उस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कटना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ लोग उतरते हुए नजर आए। जिस तरह से उन पर आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का, उस नाते बीजेपी को उनका टिकट तो काटना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि धूमिल होती हुई भी नजर आई है उस वजह से। और उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सामने ये बात भी कही थी कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन पर ऐसा कोई फैसला ही नहीं सुनाया। तो उस लिहाज से ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ और सिर्फ केसरगंज में जो जीत दिला सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह, इस वजह से वह उन्हें आगे करने की कवायद में तेज नजर आ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी क्या कुछ बदलाव करती हुई नजर आई, क्योंकि नए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। कई ऐसे अभिनेता भी हैं जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। और दूसरी ही तरफ अगर यहाँ पर केसरगंज को लेकर बात कर ली जाए तो अभी कोई ऐसा नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी शायद यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव जरूर कर सकती है आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बदलाव करे ना करे, लेकिन एक चेहरा जरूर बदलाव करता हुआ नजर आएगा और वो चेहरा है पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का। वरुण गांधी का जिक्र करें तो उनका नाम भी पहली सूची में नहीं देखा गया है, जिसके बाद सवाल वरुण गांधी को लेकर भी उठ रहे हैं कि नाम शामिल होगा या नहीं। क्योंकि वरुण गांधी की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को साइडलाइन करती हुई नजर आएंगी। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, क्या लगता है कि जैसे अभी बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, लेकिन अब वहीं उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से सांसद अगर हम वरुण गांधी का जिक्र करें, क्या उनका भी टिकट कटेगा या दूसरी सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 4 सिटिंग एमपीज का जो टिकट है वो यहाँ पर बीजेपी ने काट दिया और उसकी वजह बताए गए उनके बयान, कुछ ऐसे बयान जो पार्टी के फेवर में नहीं थे। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो वरुण गांधी को भी इस बार टिकट मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है, क्योंकि उनके बयान भी हमेशा ऐसे होते हैं जो पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन हाल ही में वरुण गांधी ने जिस तरीके से एक बयान दिया जिसमें वो बीजेपी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, ये बताते हुए नजर आए कि 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत देश की छवि को विदेशों में जाकर बेहतर किया है। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि वरुण गांधी को भी इस चीज का आभास है और वो अब पार्टी के फेवर में बयान देकर कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनका टिकट काटा जाए। लेकिन अगर पार्टी ने मन बना लिया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने
पहली सूची में जिन नामों को काटा है उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, वहां से टिकट दिया जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर शायद वरुण गांधी, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, कांग्रेस की काट के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर शायद उन्हें भी किसी दूसरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। जी बिल्कुल, अगर वरुण गांधी को किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है या वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में ही कोई और लोकसभा सीट से उतारा जाता है तो यहाँ पर सोचने वाली बात तो जरूर होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। वो बड़ा कदम सीट देकर तो उठाया, लेकिन सीट देने के बावजूद भी वो फंसती हुई नजर आई। यहाँ पर बात की जा रही है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी को सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 दी, लेकिन ये कहा गया कि मनपसंद सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनी है। जयंत चौधरी सीटों की मांग करते हुए नजर आए थे, मुजफ्फरनगर की, मथुरा की, और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि मथुरा और मुजफ्फरनगर है, बागपत की सीट उन्हें दी गई है, बिजनौर की सीट दी गई है, लेकिन इन 2 सीटों की भी बात यहाँ पर की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर किसी और सांसद को चुनावी मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान को, मथुरा से हेमा मालिनी को उतारा गया है, और एक और सीट है कैराना से प्रदीप चौधरी को उतारती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। लेकिन जयंत चौधरी इन सीटों की भी मांग करते हुए नजर आ रहे थे। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे जयंत चौधरी। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे तो मसला भी यही था। अक्षय, जिस तरीके से देखा जाए कि जयंत चौधरी ने ना सिर्फ बागपत और मुजफ्फर की बात की थी, यहाँ पर कैराना और मथुरा की भी बात चल रही थी कि उन्हें दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें उन्हें दे देती हैं। तो जयंत चौधरी को तो समाजवादी पार्टी भी सीटें दे रही थी, और अब राज्यसभा में जाने की बात की जाए तो वहां भी नहीं पहुंच पाए। तो क्या जयंत चौधरी कुछ गलती कर रहे हैं एनडीए के साथ जुड़कर? देखिए नाज़मीन, 7 सीटें जो यहाँ पेशकश की गई थी, जिन 7 सीटों की जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसमें अगर आप मुख्य सीट देखेंगे तो बागपत और मथुरा सीट थी। इसके अलावा बिजनौर सीट भी उन्हें पेशकश की गई थी, बिजनौर की, साथ ही साथ कैराना सीट भी उस समय चर्चाओं में थी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो 7 सीटें थी मुख्य रूप से, या अगर बात करें हम मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सबसे ज्यादा चलता है जाट और मुस्लिम समीकरण। इसी ही समीकरण को लगातार सपा साधती आई है, लेकिन अब उस समीकरण में सबसे पहले बीजेपी ने सेंधमारी करी जाटों के द्वारा। जाटों को सबसे पहले बीजेपी ने साधा, जिसके जरिए वो 2019 में पश्चिमी यूपी में, 2014 में पश्चिमी यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर पाई। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो किसान और जाट ही एक प्रकार से कोर वोटर यहाँ पर रालोद का है, जयंत चौधरी का है। अब उसी ही चीज में सेंधमारी जयंत चौधरी बीजेपी के लिए कर सकते थे या बीजेपी के खिलाफ कर सकते थे अगर वे समाजवादी पार्टी के साथ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर देखिए जो कुछ स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उसमें मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और रालोद के साथ मिलकर के, यहां पर समाजवादी पार्टी और रालोद एक तरफ और सामने होंगी बीजेपी। लेकिन अब जिस तरीके से रालोद आरएलडी, जिस तरीके से अब बीजेपी गठबंधन एनडीए में आ गई है, इससे जो एक प्रकार से कंपटीशन है बीजेपी के लिए वो बेहद ही कम हो गया है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए, जिक्र आपने यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का किया। 2022 के विधानसभा चुनावों में अगर हम चलेंगे तो 6 विधानसभाएं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। उन 6 विधानसभा में जो महागठबंधन एक प्रकार से हुआ था आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, उस महागठबंधन में ये मुजफ्फरनगर की 6 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रहते हैं। शेष 2 सीटों पर बीजेपी जीतती है, जिसके बाद 7 महीने बाद 2 में से 1 पर उपचुनाव होता है और वो उपचुनाव में भी बीजेपी हार जाती है। यानी वर्तमान में 5 सीटें जो मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंदर विधानसभा की आती है, उन 5 पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त रूप से प्रत्याशी उतरे हुए थे, जो जीत करके अब विधायक बन चुके हैं। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी कुल मिलाकर के मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, इसके अलावा बिजनौर, साथ ही साथ कैराना, यहां पर बीजेपी को इस स्तर तक की टक्कर दे रहे थे कि बीजेपी की वाकई में नींदें इन सीटों को लेकर उड़ी हुई थी। लेकिन अब जयंत चौधरी ने जिस तरीके से पाला बदल करके एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया है, उससे अब नींदें जोड़ने की स्थिति है वो अखिलेश यादव की आ गई है और बीजेपी ने वाकई में सांस की राहत ली है। बीजेपी ने सांस की राहत ली है या नहीं ली है, ये तो लिस्ट के अनुसार देखा भी जा रहा है। पहली लिस्ट जारी की गई है, इसमें कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं, कई सांसदों को यहां पर सीट से उतारा भी गया है। लेकिन जो बयान सबके सामने आ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा जो लगाती हुई नजर आती है, क्या वो 400 पार कर भी पाएंगे या फिर यहां पर सिमट कर रह जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले चुनाव में भी 400 पार पूरे नहीं कर पाए थे, तो क्या इस बार ये कर पाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।